नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म जगुका जीके हब और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का सुबह स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम अलग अलग वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। थोड़ा समस्या, कुछ काम अर्जेंट होने के कारण लाइव वीडियो नहीं ले पा रहा, पर थोड़ा रिकॉर्डेड और प्रीमियर पे वीडियो चलाए जा रहे हैं। पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई क्वालिटी में डिफरेंस नहीं आ पाता। और आप जो भी प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्न हम हमेशा लेने को तैयार रहते हैं। और अगर आप कमेंट में भी करते हैं तब भी हम मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है हम उस क्वेश्चन का आपको तुरंत व सही आंसर दे पाए। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो भारत का भूगोल चल रहा था। मैं एक बार मैप निकाल देता हूं तो उसके माध्यम से आपको थोड़ी चीज़ें बता देते हैं। तो भारत का भूगोल वाला हमारा जो टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक को लगभग हम पूरी तरह से किससे कर रहे थे? भारत के मैप से कर रहे थे। भारत के भूगोल में कल मैंने आपको हिमालय की श्रेणियों के बारे में बताया था, ठीक है। उन्हीं श्रेणियों के बारे में आज आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो कल मैंने जब आपको हिमालय की श्रेणियों के बारे में बताया था, तो हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन ऊंचाई के आधार पर 4 तरह से करा था। सबसे ऊपर वाला हिमालय था आपका ट्रांस हिमालय, जो दूरस्थ हिमालय है। उसके नीचे वाला हिमालय आपका था महान या वृहद हिमालय, दोनों में से किसी भी नाम से इसको जान सकते हैं। तीसरा हिमालय था मध्य या लघु हिमालय, और चौथा जो हिमालय था वो था इसका लघु हिमालय के जो नीचे था उसको निम्न हिमालय, या उसको सबसे दक्षिणी हिमालय, सबसे नवीन हिमालय, या फिर उसको किस नाम से हम जान सकते हैं? शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ऊंचाई के आधार पर अगर उत्तर से दक्षिण चलोगे तो आपको ये 4 चीजें दिखाई देती है। इसी के साथ साथ कल मैंने आपको ट्रांस हिमालय पढ़ाया था। यदि आप में से कुछ लोग आज मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आपने ये लेक्चर पहले नहीं देखा है, इससे प्रीवियस वाला, इससे पहले वाला, तो कृपया मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस लेक्चर को पहले देखें। और जब आप उस लेक्चर को देख लेंगे तो तब आपकी चीजें एकदम से क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। फिर उसको देखने के बाद आप इस लेक्चर पर आए तो चीजें और अच्छे समझ में आपको आ जाएगी, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा यह है कि जो भी हमने हिमालय वाले क्षेत्र पढ़ा था, तो कल मैंने आपको ट्रांस हिमालय पढ़ाया था। ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र में यहां पर एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं वापस से। ये हमारा यहां पर जो पूरा का पूरी बेल्ट आएगी कंप्लीट, ये ट्रांस हिमालय वाली है। ये पूरी जो बेल्ट है यहां पर, ये कौन सी मानी जाती है? ट्रांस हिमालय मानी जाती है। लद्दाख का जो कुछ क्षेत्र है वो ट्रांस हिमालय पर क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में पड़ता है। बाकी महान और ट्रांस के बीच में पड़ता है, पर अधिकांश जो कुछ क्षेत्र है वो किस में पड़ता है? ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। यही आपको बताया था जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, इस दर्रे का नाम क्या बताया था? काराकोरम दर्रा, या कराकोरम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद यहीं पर आपको ग्लेशियर बताया था, कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। फिर यहीं पर आपको बताई थी लद्दाख में जो भी प्रमुख स्थान है, रेजांगला हो गया, चुशूल हो गया, दौलत बेग ओल्डी हो गया, गलवान घाटी हो गया, ये सभी क्षेत्र इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और एक और आपको बताया था पेंगोंग झील। तो पेंगोंग झील पर मैंने कल वाला टॉपिक आपका एंड किया था, और पेंगोंग झील से ही मैं वापस से आपका वो वाला टॉपिक शुरू कर रहा हूं। तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझें, ठीक है। तो मैं वापस बोर्ड पर आता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले वहीं पर चलेंगे हम एक बार। सबसे पहले यदि हम देखें इसमें, अगर इसमें हम देखें सबसे पहले, तो आपकी झील कौन सी हो गई? पेंगोंग झील हो गई। पेंगोंग झील, मार्कर चेंज कर लेता हूं कलर एक बार। पेंगोंग झील, पेंगोंग झील, इसको पेंगोंग सो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पेंगोंग सो के नाम से, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं हम। इसको पेंगोंग सो झील के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये जो झील है ये कहां पर हो गई? तो ये हो गई लद्दाख क्षेत्र में हो गई। जो क्षेत्र माना जाएगा ये कौन सा माना जाएगा? लद्दाख क्षेत्र माना जाएगा, ठीक है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई भारत की सबसे ऊंची झील। भारत की सबसे ऊंची झील, पर ये कैसी है?
खारे पानी की है, ये आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल सबसे ऊंची नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, खारे पानी की सबसे ऊंची भारत की जो झील है वो कौन सी मानी जाती है? आपकी पेंगोंग मानी जाती है। जबकि आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल भारत की सबसे ऊंची झील बताओ, तो वो झील है जो सिक्किम में है, चोलामू। सिक्किम में एक झील मानी जाती है, इस झील को कहते हैं चोलामू। वो भारत की ओवरऑल सबसे ऊंची झील है और उसका पानी मीठा है, ठीक है। जबकि ये जो पेंगोंग झील है प्राकृतिक रूप से, आपने बहुत कम देखा होगा भाई, प्राकृतिक रूप से जो झील है वो ही खारे पानी की होती है। राजस्थान में भी कई प्राकृतिक झीलें मिलती है जो खारे पानी की है, क्योंकि आपको भी ये पता है कोई कृत्रिम झील तो कोई राजा या शासक या कोई व्यक्ति कभी भी खारे पानी की झील तो बनवाएगा नहीं। तो मीठे पानी की झील तो प्राकृतिक भी हो सकती है और कृत्रिम भी हो सकती है, परंतु खारे पानी की झील हमेशा कैसी होगी? प्राकृतिक होगी, ठीक है। तो ये चोलामू से कंपेयर नहीं कर सकते, पर खारे पानी की बात करेंगे तो भारत की सबसे ऊंची झील है। तीसरा पॉइंट इसमें हम देखेंगे इसका विस्तार। तो इसका विस्तार अप्रोक्सीमेट माना जाता है लगभग 70%। तो इसका विस्तार चीन में है और 30% विस्तार इस झील का कहां माना जाता है? भारत में माना जाता है। अगर हम इस तरह से बात करें, देखो ध्यान से देखना एक बार, ये इस तरह से मैं देखो ये एरिया बना रहा हूं पूरा, ठीक है। ये वाला मैंने एरिया बना दिया और ये आपकी कौन सी झील हो गई? पूरी पेंगोंग झील हो गई। ध्यान से समझना, ये थोड़ा समझने वाली बात है। ये समझोगे चीजों को तो आसानी से ये आपके सामने हो जाएगी। तो ये मैंने क्या बनाया है? ये पेंगोंग झील है, ये इधर पर्वत है, ये कौन से, ये यहाँ पर क्या है? पर्वत श्रृंखला है। ये भी पर्वत है यहाँ पर और यहाँ पर भी पर्वत चल रहे, ठीक है। और बीच में ये झील है। तो यहाँ अलग अलग फिंगर्स बने हुए हैं, जैसे फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिर यहाँ पर हो गया फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7 और फिंगर 8, ठीक है। ये चूंकि उंगलियां नुमा इस तरह का पहाड़ी नुमा दिखती है, इसलिए इनको किस नाम से जानते हैं? फिंगर्स के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो विवाद की जो जड़ है, जो असली विवाद की जड़ मानी जाती है, वो मानी जाती है कहां पे? फिंगर 4 के पास। ये फिंगर 4 के पास विवाद की जड़, इधर वाला जो एरिया है ये तो कौन सा हो गया आपका? भारत हो गया। जो आपको इधर वाला एरिया दिखाई दे रहा है ये तो भारत हो गया, और ये वाला जो एरिया है ये कौन सा हो गया? चीन का हो गया। तो आप समझ गए होंगे चीन में और ज्यादा ये झील फैली हुई है। तो इस झील का 30% क्षेत्र तो भारत में आता है, जबकि 70% क्षेत्र कहां पर आता है? चाइना के अंतर्गत आता है। आप जब इसकी सैटेलाइट इमेज देखोगे तब भी आपको पेंगोंग सो झील की इसी तरह दिखाई देगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरा पूरा अनुमान है कि इस साल और नेक्स्ट ईयर जो भी परीक्षाएं होगी उसमें पेंगोंग और लद्दाख के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो थोड़ा अच्छे से इसको करने की आप कोशिश करें, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि भारत मानता है कि हमारा एरिया फिंगर 4 तक है, तो भारत तो अपनी एलएसी यहां पर मानता है, ये फिंगर 4, ठीक है। जबकि चीन कहता है कि भारत का एरिया कहां तक सिमट गया है? केवल फिंगर 2 तक है, मतलब भारत फिंगर 2 के इधर है और ये पूरा चाइना है। जबकि भारत कहता है कि भारत का असली एरिया तो भारत अपना फिंगर 8 मानता है, पर वो मानता है कि वर्तमान में हमारा एरिया कहां पे? फिंगर 4 है। तो फिंगर 4 को बफर जोन घोषित कर रखा है और यहां पर कोई भी दोनों सेनाओं की कोई गतिविधियां प्रतिबंधित रखी गई है। परंतु चीनी सेना बार बार इस क्षेत्र में क्या करती है? घुसपैठ करती है, जिसको लेकर चर्चा में अभी हाल ही में, अभी 29 अगस्त को जब चीनी सेना ने अतिक्रमण करने की रात को कोशिश की थी, तो यहीं पर फिंगर 4 का जो दक्षिणी किनारा है वहीं पर वो चीनी सैनिक क्या हुए थे? घुसपैठ की कोशिश में थे। तो इस तरह से ये पेंगोंग झील लगातार चर्चा में चलती है। अच्छा, किसका अवशेष है? यहां पर पूछा जाए कि पेंगोंग झील किसका अवशेष है, तो टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। जो पेंगोंग झील है, ये पेंगोंग झील टेथिस सागर का अवशेष है। अब आप खुद अज्यूम करो कितना विशाल होगा टेथिस सागर, कि टेथिस सागर का तल पूरा ही इतने करोड़ों वर्षों में ऊपर उड़ गया और आज हिमालय बन गया। और हिमालय कोई छोटा मोटा नहीं है, आप अगर लद्दाख भी जाते हो तो अनंत पहाड़ियां फैली हुई है वहां पर। तो इस तरह का पूरा जो क्षेत्र है ये किससे डिजाइन हुआ है? ये आपके सारा का सारा टेथिस सागर की डिजाइनिंग मानी जाती है। तो टेथिस सागर का अवशेष है, भारत की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है।
ये भी क्वेश्चन कई पीसीएस एग्जाम्स में आया हुआ है कि कौन सी ऐसी झील है जो अलग अलग उंगलियों नुमा यानी फिंगर क्षेत्र में डिवाइड है। तो फिंगर क्षेत्र में डिवाइड होने वाली झील भी कौन सी मानी जाती है? आपकी पेंगोंग झील मानी जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। ये 70-30 का रेशियो भी है। कई बुक्स में हो सकता है आपको 65-35 का रेशियो मिले, पर जो बड़ा रेशियो है इस झील का वो कहाँ माना जाता है? चाइना में माना जाता है। और छोटा रेशियो ये कहाँ माना जाता है? भारत में माना जाता है। क्लियर है? अच्छा, शीतकाल में वैसे तो आपको एक मैं बात बता दूं, जो लद्दाख क्षेत्र है, ठीक है, मैं एक बार नेक्स्ट वाले बोर्ड पर आ जाता हूं तो इसमें समझना एक बार। ये जो लद्दाख क्षेत्र माना जाता है, यहां पर जो तापमान है, तापमान कम पाया जाता है, ठीक है, और वर्षा अत्यधिक कम पाई जाती है। वर्षा अत्यधिक कम, इतनी अधिक ऊंचाई पर है कि एक तो ITCZ शिफ्ट नहीं हो सकता, दूसरी बात वर्षा बहुत कम होती है, और एक तापमान यहां पर कम पाया जाता है। जैसे अगर मैं बताऊं, अगर उदाहरण के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, जून माह चल रहा है, जून माह चल रहा है, और जून माह में दो चीजें मैं अगर बात करूं, दिन का तापमान, ठीक है, और एक मैं बात करूं रात्रि का तापमान, दिन का तापमान और रात्रि का तापमान, और इनके भी मैं दो भाग करूंगा। दिन का तापमान कहां पर? उत्तर भारत, और दिन का तापमान लद्दाख, ठीक है। ऐसे में रात्रि के तापमान की बात करूंगा। रात्रि का तापमान जून के महीने में उत्तर भारत, और इसका ही तापमान कहां पर? ये लद्दाख में बात करता हूं, ठीक है, जून महीने का। और एक आपका दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, शीतकाल। शीतकाल पर, शीतकाल को तो जनरल समझा दूंगा, पहले ये थोड़ा समझना आपको जरूरी है। आपने देखा होगा सबसे लंबा दिन जो होता है वो भी जून माह में होता है, उत्तरी गोलार्ध में। और भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो सबसे बड़ा दिन 21 जून जो भी है यहां पर जून माह में होएगा। जून माह में टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा नोट किया जाता है। तो आपने देखा होगा जून माह में इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि राजस्थान सहित संपूर्ण उत्तर भारत में लू चलती है, और तापमान 50 के आसपास पहुंच जाता है। वैसे तो जो रिकॉर्ड है फलौदी का है 50.6 डिग्री था, उसको तोड़ के 51 डिग्री सेल्सियस, पर लगभग हम मानेंगे कि तापमान उत्तर भारत के कई स्थानों पर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पाया जाता है। ये जो तापमान पाया जाता है ये 50 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान पाया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। परंतु इसी समय दिन के तापमान की बता रहा हूं, दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है। राजस्थान में भी कई स्थानों पर पहुंचता है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत तेज गर्मी पड़ती है, ठीक है। इसी की जगह लद्दाख में आएंगे तो यहां दिन का तापमान जो पाया जाता है वो रहता है आपका 4 डिग्री से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस मात्र। अब आप देख लो, उत्तर भारत में तो लू के थपेड़े चल रहे, सूरज की तेज गर्मी है, बहुत जबरदस्त गर्मी का माहौल है, गर्म हवाएं यानी लू चल रही है, धूल भरी आंधियां चल रही है। उस समय लद्दाख में दिन का तापमान 4 से 9 डिग्री है, इतना जितना हमारा सर्दियों में रहता है जब हम ठिठुर जाते हैं और ठिठुर के घरों से नहीं निकलते और हम कहते हैं शीतलहर चल रही है भाई। और उस समय हमारे यहाँ जब 50 डिग्री है जून के महीने में दिन का, तो उसी समय लद्दाख में दिन का कितना होता है? 4 डिग्री से 9 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। इसी तरह रात का तापमान यदि उत्तर भारत में देखते हैं तब भी कम से कम आपको 35 डिग्री से 40 डिग्री तापमान रात में भी रहता है। रात में भी कई बार गर्मी से छुटकारा नहीं मिलता। जून महीने की बात कर रहा हूं तो जून महीने में उत्तर भारत में रात का तापमान 35 से 40 डिग्री होता है, कई स्थानों पर 28-25 ये होता है, पर बहुत तेज गर्मी पड़ती है। इसी समय जून माह में रात का तापमान लद्दाख के क्षेत्र में अलग अलग पाया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं लेह सिटी की बात करूंगा तो यहां का तापमान पाया जाता है -9 डिग्री सेल्सियस। कितना पाया जाता है? -9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा पेंगोंग की बात करता हूं तो पेंगोंग का तापमान पाया जाता है लगभग -12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी तरह से यहीं पे मैं बात करूंगा जिस्पा क्षेत्र की, तो यहां पर तापमान पाया जाता है
-30 डिग्री सेल्सियस। अब आप यहां इस डेटा को देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि चल रहा जून का महीना है, पर जून के महीने में अगर लद्दाख का रात का तापमान है तो देखो सारे तापमान माइनस में आ रहे हैं, और हमारे यहाँ तो माउंट आबू में 0 भी हो जाता है तो अखबार में आ जाता है, बच्चों की छुट्टियां घोषित हो जाती है। तो इस तरह यहाँ पर ये विषमताएं पाई जाती है। और सर्दी का तो आप पूछना ही मत, सर्दी में तो लगभग पूरे लद्दाख में तापमान लगभग आपको हर जगह क्या मिलेगा, -30 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। जब हमारे यहाँ सर्दियां चलती है तब लद्दाख में तापमान लगभग हर जगह कितना रहता है, -30 रहता है। तो दोस्तों ये बहुत सोचने की बात है, इतनी विषम परिस्थितियां होती है। बर्फ से रास्ते 6-8 महीने तक पूरी तरह से बंद रहते हैं, कृषि के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं होता, पशुचारण भी प्रॉपर नहीं हो पाता, बरसात वैसे भी नहीं हो रही है। तो इस कारण बहुत ही विषम परिस्थितियां पाई जाती। इसलिए मैंने आपको कल बोला था जब हम ट्रांस हिमालय की तरफ चलते हैं तो ट्रांस हिमालय पर जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें विषम परिस्थितियों के दर्शन करने पड़ सकते हैं। और यहीं लद्दाख क्षेत्र में एक जगह हो गई जो दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थल माना जाता है, द्रास। और द्रास कहां पर हो गया, कारगिल। और कारगिल कहां आता है आपका, लद्दाख में। यहां का रिकॉर्डेड टेम्परेचर है -60 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब क्या है मेरा समझना, यहां पर जो द्रास है ये दुनिया का रिकॉर्डेड दूसरा सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। वैसे जनरली हम इसको एक वोस्तोक स्थान लेते हैं अंटार्कटिका में -89.2 डिग्री सेल्सियस, पर वो जन शून्य है, इसलिए हम स्थान को आगे बढ़ाकर एक लेते हैं बरखोयानस्क रूस में, जहां का टेम्परेचर पाया जाता है -68 डिग्री सेल्सियस। और दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा रिकॉर्डेड स्थान कौन सा है, द्रास। द्रास सेक्टर कहां पर है, कारगिल में है। और यहां पर रिकॉर्डेड टेम्परेचर कितना किया गया, -60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको ये कई फिगर्स हैं उसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में, जो याद रखने चाहिए। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आज इसको मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। ठीक है, उम्मीद है सबने आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे तो अब हम बात करते हैं महान हिमालय की। कल हमने ट्रांस हिमालय की बात करी थी, आज उसके आगे वाले टॉपिक पर आ रहे हैं। तो सेकंड नंबर पे अब हमारा टॉपिक हो गया यहां पर महान या वृहद हिमालय। महान या वृहद हिमालय हमारा टॉपिक हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, तो आपको मैंने कल बताया था जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी थी वो पर्वत चोटी कौन सी थी, K2। जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी थी वो पर्वत चोटी कौन सी मानी गई थी, K2। और K2 को हम और किस नाम से जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। तो गॉडविन ऑस्टिन तो कौन से हिमालय में थी, आपके ट्रांस हिमालय के अंतर्गत थी। जो गॉडविन ऑस्टिन थी वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत थी। पर उसके अलावा जो सारी प्रमुख चोटियां हैं वो आपको कौन से हिमालय में मिलती है, महान हिमालय। ठीक है, तो बता देता हूं इसमें कौन कौन सी पर्वत चोटियां मिलेगी। एक तो इसी के अंतर्गत आपको मिलेगी कौन सी, माउंट एवरेस्ट। हाँ बिल्कुल, आप सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट कहां पड़ती है, नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में मैं बता चुका हूं, आपको लिखवा भी चुका हूं, तो ये इसके अंतर्गत पड़ेगी। दूसरे नंबर पर आएंगे माउंट एवरेस्ट के बाद तो फिर आपकी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। तो जो कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है वो भी किस में आता है, महान हिमालय के अंतर्गत आता है। फिर एक और मैं भारत की पर्वत चोटी लिख देता हूं, नंदा देवी। नंदा देवी, तो नंदा देवी भी इसके अंतर्गत आती है। फिर आपको विश्व की चौथी और 5वें नंबर की चोटी लिखवाई थी जो नेपाल में है, जिसके नाम मैं वापस लिख देता हूं, मकालू। ठीक है, और एक आपको बताई थी धौलागिरी, मकालू और धौलागिरी। तो मकालू और धौलागिरी जो है ये दोनों की दोनों नेपाल में थी, विश्व की प्रमुख चोटियां मानी जाती है। तो इस तरह विश्व की सभी प्रमुख चोटियां इस क्षेत्र के अंतर्गत मिलती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां मैं लिख देता हूं महान हिमालय। यहां क्या लिख देता हूं, महान हिमालय। ठीक है, और यहां लिख देता हूं मैं मध्य हिमालय। महान हिमालय और मध्य हिमालय। अब इनके बीच ये कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि
ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच क्या क्या पाया जाता है? ऐसे आज मैं बता रहा हूं प्रॉपर महान हिमालय पर तो ये सारे पाए जाते हैं, और महान से जब नीचे आएंगे तो मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इनके बीच आपको क्या क्या मिलेगा? तो इनके बीच मिलेगा, मैं एग्जाम्पल नोट करवा देता हूं। एक तो आपकी हो गई कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, ठीक है। इसी के दूसरे उदाहरण के तौर पे आपकी यहां पर ही हो गई कांगड़ा घाटी, कश्मीर घाटी हो गई, यहीं पे कांगड़ा घाटी, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर हो गया, तो एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर। तो ये कहने का मतलब है ये कांगड़ा घाटी कश्मीर घाटी पूछी गई है कि कांगड़ा घाटी कश्मीर घाटी जो है वो कौन से दो क्षेत्रों के बीच स्थित है? तो महान हिमालय और मध्य हिमालय, क्योंकि जब भी दो प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बीच में आते हैं तो आपको एक तली मिलती है, एक प्लेन स्थान मिलता है जिसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, वहां ये क्षेत्र स्थित माने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी के महान हिमालय और इसके बीच में जब आओगे तो यहां आपको घास के मैदान मिलते हैं, और इन घास के मैदानों को क्या कहते हैं? हम मर्ग के नाम से जानते हैं। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, जो आपको क्या रखना है? याद रखना है कि महान हिमालय और मध्य हिमालय या तो इस प्रकार देगा, या बोलेगा कश्मीर घाटी और कांगड़ा घाटी के बीच मिलने वाला जो पूरे की पूरी घास के मैदान होते हैं, स्लांटेड घास के मैदान होते हैं, उन स्लांटेड घास के मैदानों को हम किस नाम से जानते हैं? तो उनको हम कहते हैं मर्ग कहते हैं। और यहीं से फिर दो चीजें निकलती है, एग्जाम में पूछी गई है, एक तो गुलमर्ग और एक सोनमर्ग। गुलमर्ग क्षेत्र हो गया और एक क्षेत्र कौन सा हो गया? ये सोनमर्ग। दोनों ही कश्मीर घाटी के क्या माने जाते हैं? प्रमुख शहर माने जाते हैं। दोनों के दोनों जो हैं ये कश्मीर घाटी के प्रमुख शहर माने जाते हैं। गुलमर्ग हो गया और सोनमर्ग हो गया। तो मर्ग का मतलब क्या होता है? इस क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान हो गए। यहां तक सबको क्लियर है? ये जितना मैंने आपको बताया तो ये आपको एकदम क्या लग रहा है? क्लियर लग रहा है? तो एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां तक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। यहां से क्या चलेंगे? आगे चलेंगे। आगे चलेंगे तो अब तीसरे हिमालय की तरफ आते हैं। यानी हमारा जो हिमालय था थर्ड हमारा जो हिमालय था वो था मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय। अब मध्य हिमालय से जब नीचे की तरफ आएंगे, यानी अगर मैं ऐसे बोलूं, मैं यहां तो लिख देता हूं मध्य हिमालय और यहां 4th नंबर वाला लिख देता हूं मैं निम्न हिमालय। और निम्न हिमालय को किस नाम से जाना था? शिवालिक के नाम से। इसको किस नाम से हम जानते हैं? शिवालिक के नाम से। अब इन दोनों के बीच जो स्थल पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो मैं इन्हीं के बीच लिखता जाता हूं। देखो, इनके बीच ही आपका जो क्षेत्र हो गया वो हो गया कौन सा? जैसे कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी हो गया, कुल्लू लिख दिया। इसी क्षेत्र के बीच कौन सा हो गया आपका? मनाली हो गया। अच्छा, इसी क्षेत्र में आपका यहां पर कौन सा हो गया? ये धर्मशाला हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी क्षेत्र में आपका धर्मशाला हो गया। एक आपका जैसा आ गया इसमें, ये तो इसमें पाया जाएगा, ये मेन, जैसे कुल्लू घाटी हो गया, मनाली हो गई, धर्मशाला हो गया, और एक हो गया आपका स्पीति। स्पीति, लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश में। तो ये स्थान इन दोनों के बीच में पाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में ही विशिष्ट प्रकार के घास के मैदान भी मिलते हैं। घास के मैदान मिलते हैं जिनको हम कहते हैं वुगियाल। किस नाम से जानते हैं? वुगियाल के नाम से जानते हैं, या एक और नाम उसके लिए यूज करते हैं, प्यार। तो इस प्रकार के जो घास के मैदान होंगे उनको हम क्या कहेंगे? वुगियाल या प्यार के नाम से जाना जाता है। तो ये जितने भी क्षेत्र आपको दिखाई देते हैं हिमाचल प्रदेश के ही हैं। अब कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, धर्मशाला हो गया। तो कुल्लू, मनाली, धर्मशाला जो सभी के सभी क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे क्षेत्र कहां के माने जाते हैं? आपके हिमाचल प्रदेश के माने जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम जब निम्न हिमालय में आते हैं, निम्न हिमालय में आते हैं
तो इसके अंतर्गत आपके एक हो गया जैसे देहरादून, देहरादून हो गया, ठीक है। फिर आपका यहीं पर क्षेत्र हो गया नैनीताल, नैनीताल। यहीं आपका हो गया मसूरी क्षेत्र। ये सबसे निम्न हिमालय की बात कर रहा हूं। और इसी निम्न हिमालय के अंदर हो गई आपकी काठमांडू घाटी। जो काठमांडू घाटी है, तो काठमांडू घाटी कहां पड़ती है? नेपाल के अंतर्गत आती है। काठमांडू जो घाटी है वो किसके अंतर्गत आती है? नेपाल के अंतर्गत आती है। तो जब बात करेंगे निम्न हिमालय या शिवालिक हिमालय की, तो उसके अंदर जो शहर आएंगे वो अधिकांश शहर कौन से आएंगे? उत्तराखंड के आएंगे। कहां पर? आपको पता है, देखो ये सारे जो क्षेत्र थे, ये जो सारे वाले क्षेत्र थे, ये तो कहां के थे? हिमाचल प्रदेश। इस तरह से आप लगभग अप्रोक्सीमेट क्या रख सकते हो? ध्यान रख सकते हो। और ये वाले जो सारे के सारे क्षेत्र हैं, ये कहां के हो गए? उत्तराखंड। कहां कर हो गए? ये उत्तराखंड के अंतर्गत हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक जब हम देखते हैं एक वर्ड बार बार आता है जिसको हम बोलते हैं ताल, जैसे बालताल, मालताल, नैनीताल, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। तो ताल का अर्थ क्या होता है? तालाब। इन क्षेत्रों में तालाब पाया जाते थे बड़े बड़े, उनके नाम पर इनका नाम ताल पड़ गया। तो ताल वर्ड का क्या अर्थ होता है? तालाब होता है। और एक और इसमें वर्ड यूज होता है दून, दून या द्वार। अब देखो, आपको मैंने हिमालय की 4 श्रेणियां बताई थी, ठीक है, सबको बताई थी 4 श्रेणियां। अब ये 4 श्रेणियां खत्म होने के कगार पर है। अब यहां पर हिमालय खत्म होने के कगार पर है। तो यहां हिमालय छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में डिवाइड हो जाता है, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में डिवाइड हो जाता है। इन पहाड़ियों को ही क्या कहते हैं? दून या द्वार के नाम से जाना जाता है। ये जो पहाड़ियां होती है, इन पहाड़ियों को ही हम क्या कहते हैं? दून या द्वार कहते हैं। देहरादून, ये बता दिया। देहरादून से ऋषिकेश से नीचे चलोगे तो हरिद्वार, ठीक है। तो दून या द्वार के नाम से निम्न हिमालय की टुकड़ों के रूप में विभाजित छोटी छोटी पहाड़ियों को माना जाता है। तो ये चीजें आपको यहां पर क्लियरली क्या रखनी है? याद रखनी है। तो क्लियर है आपको सारी चीजें? तो ये देखो दोस्तों, आज मैंने आपको हिमालय का वर्गीकरण टॉप से लेके बॉटम तक पूरा का पूरा आपके सामने मैंने कंप्लीट किया है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करा कीजिए। और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो। ऐप जल्दी ही हमारा आ जाएगा। हमने फिजिकली लॉन्च कर दिया है, पर उसको गूगल पे अभी चूंकि कोविड का टाइम चल रहा है तो लगभग 7 दिन लग जाते हैं। 7 दिन इसलिए हम मान के चलते हैं, गूगल पे उसमें 7 दिन का लगभग टाइम लग जाता है उसको, ठीक है ना, कि भाई हमने तो गूगल पे डाल दिया, पर वहां पर उसको रिफ्लेक्ट होने में प्ले स्टोर पे 7 दिन का भी समय लग रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से सारी कंपनियां कम स्टाफ के साथ काम कर रही है। तो कृपया कोऑपरेट करें, जल्दी से जल्दी आपको वो गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और हर चीज आपको सिस्टमेटिक ढंग से वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं मोहित कपूर आपसे आज विदा लूंगा। कल मैं वापस से आपके सामने मिलूंगा। एक मैं और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, जो आपकी कंप्यूटर वाली क्लास होती है, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण मैं आज वो जो कंप्यूटर वाली क्लास है वो नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप उसका वेट ना करें कंप्यूटर वाली क्लास का। कल आपको इस शेड्यूल पे कंप्यूटर वाली क्लास वापस से अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, इस लेक्चर को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।